बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ा और सेहत में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। लाहौर न्यूज़ की ख़ुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके सेहत के हवाले से हम बात करेंगे और हमारे साथ मुख्तलिफ हेल्थ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। और आज की हमारी मेहमान डेंटिस्ट हैं रिमशा, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिमशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आपका रमज़ान कैसे जा रहा है? आपका अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा जा रहा है। रिमशा, हम अपने प्रोग्राम में जो है दांतों की हसासियत के हवाले से जानेंगे। रोज़े की हालत में आपको पता है कि अक्सर मुंह में जो है बदबू आना शुरू हो जाती है, क्या इसकी क्या वजह क्या है इसकी? जी, रमज़ान जो है उसके अंदर रोज़े का जितना हमें फ़ायदा है वो ये है कि हमारी टीथ के अंदर ज़्यादा मिनरलाइजेशन होती है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम उसकी केयर नहीं कर रहे हैं तो काफ़ी ऐसे मसाइल भी पेश आ सकते हैं। तो हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि मसाइल क्या आ सकते हैं, फिर उसका हल भी जानेंगे। जी। तो जो पहला मसला आता है वो है कि डिहाइड्रेशन, जिसको आप कह लें कि हमारी पानी की कमी, खुश्की जो हमारे मुंह के अंदर होती है। बिल्कुल। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? पहले ये है कि हम अपनी सहरी के अंदर हम चाय वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जी। और जो चाय है वो डायूरेटिक है। डायूरेटिक वो चीज़ होती है जो हमारी किडनी को यूरिन ज़्यादा प्रोड्यूस करवाती है। तो बेशक हम जितना भी पानी पी लें, उसके बाद जब हम चाय पीते हैं तो वाटर रिटेंशन नहीं होती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होती है और डिहाइड्रेशन से ही बैड ब्रेथ आती है। ठीक है, तो हमें सहरी में नॉर्मली कितने गिलास पानी पीना चाहिए? नॉर्मली ये है कि आप जितना 4 to 5 ग्लास अगर आप पी सकते हैं ठीक है। साथ में आप दूध की कंजम्पशन ज़्यादा करें। ओके। दूध से ये है, दूध के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं। दही का भी तो वैसे भी नॉर्मली इस्तेमाल होता है। जी, दूध और दही, ये इन दोनों के अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं बैड ब्रेथ को भी फाइट करने में जी। वो उसकी वजह से जो एक हमारी बैड ब्रेथ होती है वो भी मिनिमम हो जाती है। साथ में अगर हम ये देखें कि नॉर्मली हमारे स्लाइवा प्रोड्यूस होता रहता है, लेकिन जब हम वाटर की इनटेक हम नहीं कर रहे हैं उतनी जितनी हमारी नॉर्मल डेज के अंदर होती है, तो उससे ये होता है कि हमारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बैक्टीरिया है जो मुंह के अंदर, वो वहीं पर स्टे करता है क्योंकि पानी हमारा उतना इंटेक नहीं है जो एक नॉर्मल डे के अंदर होता है। तो इसलिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। जिस तरह नॉर्मली लोग इंटरडेंटल ब्रश यूज़ नहीं करते हैं जी। तो ये है कि हम सहरी के टाइम हम इंटरडेंटल ब्रश यूज़ करें, हम फ्लॉसिंग करें और हम माउथ वॉश यूज़ करें। तो ठीक है जी। इससे ये होगा कि एक तो बैड ब्रेथ जो है हमारी वो भी हमारी मिनिमम होगी और साथ में जो हमारे हम अपने दांतों को बचा भी सकते हैं डिजीजेस से। जिस तरह जिंजिवाइटिस हो जाता है, पेरिडोंटल कोई भी डिजीज हो जाता है, तो जब हम साथ साथ ही उसका हम पानी पी रहे हैं और साथ में हम फ्लॉस इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो बैक्टीरिया है वो एक जगह नहीं रुकेगा। ठीक है, तो हम उसको रिमूव कर देंगे तो ये एक बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद हो जाएगा, जो कि लोग नहीं करते हैं। और एक अहम जो मसला समझा जाता है नॉर्मल रूटीन में भी, कैविटी जो है दांतों को कीड़ा लगना, ये एक मामूल है। तो क्या इसके लिए क्या रेमेडी होनी चाहिए? जी, कैविटी हल होना चाहिए? कैविटी टूथ डिके है, ओके, डीमिनरलाइजेशन हो रही है, तो हम उसको बचा सकते हैं रीमिनरलाइजेशन अगर हम करवाएं। पहले तो हमारी ब्रशिंग जो कि एक नॉर्मल बात है कि वो करें। और जो ब्रश खरीदते वक्त जो है वो किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? हमें ऐसी टूथ पेस्ट लेनी चाहिए जिसके अंदर फ्लोराइड ज़्यादा है। और बल्कि अब तो जिस तरह रमज़ान भी है तो हमें देखें कि हर सुन्ना के अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ होती है कि जो कि बाद में साइंस प्रूव करती है कि ये इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो जिस तरह मिसवाक है, हमें उसका इस्तेमाल करना चाहिए। मिसवाक भी है जी। मिसवाक के अंदर फ्लोराइड है जो कि रीमिनरलाइजेशन करवाता है और एट द सेम टाइम क्लोरीन है। जो क्लोरीन है वो जो भी हमारे स्टेन्स होते हैं उसको कॉम्पैक्ट करता है। हम अगर कुछ मर्द हजरात हैं जो कि स्मोकिंग करते हैं, जो मिसवाक है वो उसकी निकोटीन को फाइट करने में भी हमारी मदद करता है। जो हमें एक नीड फील होती है रोज़े की हालत में निकोटीन की, तो वो उसको भी वो फाइट करता है। उसके अंदर मिसवाक के अंदर एंटी माइक्रोबियल भी जो है चीज़ें हैं, तो उससे ये है कि हमारा एक तो हमें रोज़े की हालत में भी हम मिसवाक कर सकते हैं, हमें साथ साथ रखना चाहिए। और ना ही सिर्फ दांत की जो हेल्थ है वो मेंटेन होती है, बल्कि गम्स की भी। ओके जी। ब्लड इशू भी बहुत ज़्यादा होता है, मसूड़ों को किस तरह से जो है उनको महफूज किया जा सकता है, ठंडा गर्म, आपको पता है ये हर एक नॉर्मल इंसान का ये मसला है।
जी, तो जो हमें फील होती है ठंडा गर्म, उसके लिए स्केलिंग जो है, स्केलिंग हर 6 महीने के बाद इट इज़ रिकमेंडेड कि हम करवाएं। ये हमारे नाज़रीन को आप बताएं। जी, हमारी एक लेयर बन जाती है कैल्कुलस की, जिसके अंदर कैल्शियम और फॉस्फेट आयंस जो है जी, पहले प्लाक बनता है। अगर प्लाक वहाँ पे ज़्यादा देर एक्यूमुलेट होता रहे तो वो कैल्कुलस की एक हार्ड लेयर बन जाती है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होती है हमारे नीचे के सामने वाले दांतों में, ज़ुबान की तरफ। तो हमने अगर उसको रिमूव करना हो तो हमें एक डेंटिस्ट से हम अपॉइंटमेंट लें और हम वहाँ पर जाएं और हम वो स्केलिंग करवा लें। क्या उसका ट्रीटमेंट क्या होता है? उसके अंदर हमारे पास एक अल्ट्रासोनिक स्केलर होता है, जिसकी मदद से हम वो लेयर जो है वो हम रिमूव कर देते हैं। तो क्या ये एक्सपेंसिव होता है या फिर हर कोई अफोर्ड कर सकता है? हर जगह का डिफरेंट है। इट डिपेंड्स कि आपका क्लिनिक किस तरह का है, आपका जो डेंटिस्ट है उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, वो किस तरह से कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक इट इज़ वेरी रीजनेबल कि हर इंसान वो जो है वो करवा सकता है। जी, वो कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे सवाल भी किया था आगाज में ही, बदबू जो है, एक तो वो रोजे की हालत में भी होता है, कुछ खाया पिया नहीं होता, एक ये भी नॉर्मल भी समटाइम जब हम आम रूटीन में होते हैं, हम खाते पीते तब भी स्मेल आती है। क्या उसकी वजह क्या होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है या फिर कोई और वजह? सबसे बड़ी वजह उसकी डिहाइड्रेशन है। डिहाइड्रेशन है, पानी हम जब कम पीते हैं जी, 90% ऑफ द बैक्टीरिया जो माउथ का है वो टंग के ऊपर होता है। तो लोग अब टीथ ब्रशिंग करते हैं लेकिन टंग की ख्याल नहीं रखते जी, तो जुबान की, हाँ जी, टंग ब्रशिंग भी करनी चाहिए। अब तो बहुत ज़्यादा स्क्रैपर्स भी अवेलेबल जी, स्क्रैपर्स, टंग स्क्रैपर्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। और एक और चीज़ है जो कि मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगी कि लोग जो हैं वो अपना ब्रश चेंज नहीं करते हैं। हर 3 to 4 मंथ्स के बाद आपको अपना ब्रश जो है वो चेंज करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बैक्टीरिया बिल्डअप हो जाता है। तो अभी रमज़ान के हवाले से मैं कहना चाहूँगी कि अगर कुछ लोगों ने अपना ब्रश नहीं चेंज किया हुआ है तो वो अभी अपना ब्रश चेंज कर लें, ताकि जो है हमारा एक ब्रश जो है उसकी कितनी एज, कितना हम इस्तेमाल कर सकते हैं? 4 मंथ मैक्सिमम इतना कर सकते हैं। 4 मंथ्स के बाद आपको अपना ब्रश जो है वो चेंज करना चाहिए। हमें अक्सर आइडिया ही नहीं होता है कि हम कितना अपने जो दांतों की हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम जो है वो ब्रश जो है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो अक्सर कहते हैं मीठा खाने से भी जो है वो दांत खराब होते हैं। क्या वाकई मीठा जो दांतों का दुश्मन है? जी, दांतों के जो, अगर मैं आपको कहूँ तो दुश्मन है वो मीठा, पानी की कमी और इम्प्रॉपर ब्रशिंग। ये 3 मेन चीज़ें हैं जो कि हमारी कैविटी लगने में चाहिए ब्रश करने की। देखिए 2 टाइम। अब ये है कि जो एसिडिक फूड है उसके अंदर हमने अगर कोई ऑरेंज जूस लिया है तो हमें कम से कम वी शुड वेट फॉर 30 मिनट्स कि हम उसके बाद ब्रशिंग करें, क्योंकि कोई भी सिट्रस चीज़ है, एसिडिक चीज़ है, वो इरोजन करवा देती है दांत की। तो हमें खाने के बाद एटलीस्ट 1 to 2 या फिर हाफ एन आवर वेट करना चाहिए और हमें फिर ब्रश करना चाहिए। ठीक है। और वैसे हमने रात को करना है तो वो भी सोने से पहले लाजमी है कि हम करें, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो जो बैक्टीरिया है उसको टाइम मिल जाएगा कि वो जो जितना नुकसान वो कर सकता है तो करें। तो हमने बैक्टीरिया को टाइम नहीं देना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सुबह को और रात को ज़रूर करें। और रोज़े में तो हम सहूर के बाद हमें माउथ वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वो एंटी माइक्रोबियल होता है। तो उसके अंदर ये है कि पूरा दिन टाइम उसको कितना मैक्सिमम आपने वंस करना है पूरा महीना। ठीक है। आपने एक बार कर लिया, वो रात को करने की जरूरत नहीं है। सहरी जब सहरी के बाद, सहरी के बाद, ताकि जो भी बैक्टीरिया है वो आपने एक बार आपने रिमूव करके आप फिर सो रहे हैं, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को रिमूव कर दिया तो उसके पास वो नहीं होगा कि वो पूरा दिन जो है वो मल्टीप्लाई होता रहे और हमें जिंजिवाइटिस कॉज करे या हमें कोई भी ऐसी चीज़ करे जो कि दांत की जो हेल्थ है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है। जी। और दांतों की हिफाजत जो करने की उम्र वो कौन सी बेहतर है? देखिए, दांत 6 महीने का जब बेबी होता है तो उसके अंदर जब दांत पहला आता है तो तब से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए, बल्कि जब आपका पहला दांत निकलता है तो रिकमेंडेड
इन द बुक्स कि आप उस एक छोटे से दांत को एक गौर से साफ कर लें या फिर कुछ, और फिर जैसे जैसे बच्चे की एज ज़्यादा होती है तो ये माँ और बाप दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके रिफ्लेक्सेस बनाएं। आप बच्चे को ये नहीं आप सपोज कर सकते कि वो 4 या 5 साल का है। बच्चों को ये बीमारी रहती है कीड़ा लगने, कैविटी जो है, तो क्या इसके लिए वो कहते हैं कि लौंग जो है वो यूज़ करना चाहिए? जी, वो चबाने से जो है दांतों को जो है महफूज रखा जा लौंग सकता है। का सबसे ज़्यादा ये इफेक्ट होता है कि वो दर्द, जिस तरह इन्फ्लेमेशन होती है उसके अंदर वो रिड्यूस करता है। लेकिन बच्चों की मैं बात करूँ तो बच्चों का दो यही है कि जो उनकी कंजम्पशन ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट्स की, जिस तरह वो चॉकलेट ज़्यादा खाते हैं, टॉफ़ी, जूस, जी आपको पता है जंक फूड जिस तरह है वो, और उनके रिफ्लेक्सेस नहीं बनते हैं। तो उनके रिफ्लेक्सेस बनना बहुत ज़रूरी है कि उनको आदत हो ब्रशिंग की, और उनके जो माँ और बाप ऑल्टरनेटिवली वो वहाँ पर उनके लिए अवेलेबल हो ताकि उनको आदत बने ब्रशिंग की। ठीक है, तो जो दांतों की सेहत है क्या वो हड्डियों की सेहत से जुड़ी होती है? जी बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है। जितना हम कैल्शियम हमें जितना ज़्यादा आपको पता है कि हमारी बोन्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, उतना ही हमारे दांतों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो क्योंकि हमने मिनरलाइजेशन करवानी है तो दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द हेल्थ ऑफ द टूथ। अगर हम अपनी बोन्स की हिफाजत कर रहे हैं तो हमारे दांतों की भी हिफाजत हो रही है। तो वो एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो कि लोग जो हैं वो इस चीज़ के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते हैं। उनको होता है कि अगर हमारी फिजिकल हेल्थ और ओरल हेल्थ डिफरेंट चीज़ें हैं, हालांकि अगर हम देखें तो बिल्कुल मार्केट में बहुत सी ऐसी चीज़ें भी आ गई, चारकोल, इस तरह की चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। जी, तो क्या ये इससे दांत इफेक्ट होते हैं इससे? जी देखिए, हर चीज़ का जो एक यूज़ है ना वो उसकी उतने पीरियड ऑफ टाइम के लिए होना चाहिए जितने के लिए वो रिकमेंडेड है। अगर कोई भी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अगर आपको टीथ वाइटनिंग के लिए चारकोल चाहिए तो इट कैन कॉज इरोजन। वो एक लंबे टाइम के लिए वो इरोजन कॉज कर सकता है। तो आपने कुछ भी करना है, अगर आपने टीथ वाइटनिंग भी करवानी है तो आई वुड सजेस्ट कि आप किसी प्रोफेशनल से अपनी कंसल्टेशन करके आप फिर यूज़ करें। वैसे क्या उसका फ़ायदा क्या होता है? क्या उसकी कोई एक टाइम लिमिट होती है, कोई एज होती है इसकी वाइटनिंग की? वाइटनिंग की कोई एज लिमिट नहीं है। वो ये है कि आपका हर किसी का एक अपना मोराल होता है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, उसको बूस्ट करने के लिए इट इज़ प्योरली एन एस्थेटिक प्रोसीजर कि आप अपने एस्थेटिक्स इंप्रूव कर रहे हैं। हालांकि जो स्केलिंग है वो सिर्फ एस्थेटिक प्रोसीजर नहीं है, वो आप स्केलिंग और जो वाइटनिंग है इसमें डिफरेंस क्या है? जी, स्केलिंग के अंदर हम कैलकुलस की लेयर को रिमूव कर रहे हैं। हम जो है जैसे कि मैंने आपको बताया, हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से हम स्केल जो एक कैलकुलस की लेयर है हम वो रिमूव कर रहे हैं, हम स्टेन्स रिमूव कर रहे हैं। लेकिन जो टीथ वाइटनिंग है वो नाम से ही बता रहा है कि वो डेंटल ब्लीचिंग है। तो जो ब्लीचिंग है उसके अंदर हमारे येलोइश से वाइटिश की तरफ टीथ जाते हैं। तो दैट इज़ ब्लीचिंग। उसके अंदर हम कुछ रिमूव नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर हम जो ऑलरेडी हमारा जो दांत है उसके हम अपीयरेंस को इन्हांस कर रहे हैं, आप ये कह सकते हैं। तो जो स्केलिंग है, स्केलिंग जो है वो अगर हमने कोई प्रोसीजर भी करना है तो उससे पहले हम चाहेंगे कि हमारी जो दांत है उसका जो पूरा इन्वायरमेंट है दैट शुड बी कम्प्लीटली क्लीन। तो हम उसके लिए जो स्केलिंग है वो हमें हिफाजत भी देती है, बाकी सारी डिजीज़ से बचाती है। तो अगर स्केलिंग अगर हम करवाएंगे तो हम ना सिर्फ अपने ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे मसाइल हैं हम उनको हल करेंगे, बल्कि जो आने वाले मसाइल हैं उनसे भी हम अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। और अक्सर कुछ लोगों में मसूड़ों की स्वेलिंग रहती है, जी, ब्लड तो निकलते लेकिन स्वेलिंग रहती है जिसमें खाने पीने में बहुत सी प्रॉब्लम जो है वो पेश आती है। इसकी क्या वजूहत होती है? जो पेरिडोंटल डिजीज़ है उसको कहते हैं मसूड़ों का जो भी वो स्वेल हो जाता है। अब उसकी दो कॉजेज हो सकती हैं। एक तो जर्नलाइज्ड होती है जिसके अंदर सारे मसूड़ों की स्वेलिंग होती है, उसका डायरेक्ट रिलेशन होता है कि आपके दांत की जो ओरल हाइजीन है वो कितनी मेंटेन्ड है। अगर तो आपकी वो अच्छी मेंटेन नहीं है और आपको जर्नलाइज्ड इन्फ्लेमेशन हुई है तो आपके लिए वही जो मैंने रिकमेंडेशन पहले बताई है स्केलिंग, यस दैट इज़ एडवाइज्ड। साथ में माउथ वॉश और साथ में ये है कि हमें पूरा जो उस अपनी ओरल हेल्थ है हमने उसको इम्प्रूव करना है। लेकिन अगर सिर्फ जो लोकलाइज्ड हमें सिर्फ एक दांत के साथ जो है वो स्वेलिंग है तो उसका ये मतलब है कि वो या हमें पेरिएपिकल एब्सेस है या फिर हमें उस दांत की इन्फेक्शन है। उसका
क्या ट्रीटमेंट तो उसके लिए RCT रिकमेंडेड होती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। जी। तो वो भी डिपेंड करता है कि हमने एब्सेस को ड्रेन करके या फिर उसको हमने किस तरह लेकर चलना है। तो वो चीज़ ये है कि जैसे ही आपको फील हो कि आपके एक दांत के साथ इन्फ्लेमेशन है, तो आप अपनी जल्द अज जल्द डेंटिस्ट के साथ आप अपॉइंटमेंट लें और आप अपने जाके एक्सरे करवाएं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन करवाएं। तो उसमें खाने पीने के लिए क्या उसके लिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए और क्या खाना चाहिए? जब भी आपको इन्फ्लेमेशन अगर एक साइड पर हो तो उसके लिए आपको ये है कि आप फ़ौरन से उस साइड पे खाना बंद कर दें, क्योंकि वो इन्फ्लेमेशन को और ट्रिगर करेगा। आप कोई भी स्पाइसी फूड ना खाएं, आप कुछ भी गर्म ना खाएं, आप नरम ग़िज़ा लें जो कि आपके लिए इजी हो, और आप उस साइड के ऊपर आप मत जाएं, आप दूसरी साइड के ऊपर ही खाएं ताकि जो है आपकी वो जगह ट्रिगर ना हो। और जैसे कि 50 प्लस एज हो जाती है नॉर्मली, 60 प्लस है, 70 प्लस है, दांत गिरना शुरू हो जाते हैं जी। तो इसके लिए हमें जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि एक दांत जब निकलता है तो जाहिर बात के साथ दूसरे दांत जो है वो भी उससे निकलना शुरू हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, खासतौर पर हमारे जो बुजुर्ग ज़रात है? उसके लिए पहले तो मिसवाक जो है वो तो स्ट्रेंथन करता ही है टीथ को। तो अगर हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन के अंदर ये है कि एक तो आप पहले अपनी एज फैक्टर भी आ जाता है उसमें कि आप जो कुछ लोगों को आदत होती है अपनी हैबिट्स को भी अपनी एज के साथ साथ चेंज करना चाहिए, कि जिस तरह शुगर केन आप खा लेते हैं, हमें हैबिट्स को भी चेंज करना चाहिए। तो नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का जो वक्त है वो ख़त्म हो चुका है, तो फिर कल आपसे मुलाकात होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।